नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है आधुनिक भारत का टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पीटी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टॉपिक आते हैं, इससे बहुत ज्यादा जो है प्रश्न आते रहे हैं। इसके पहले जो है हमने प्राचीन भारत को लगभग कवर कर लिया था। मध्यकालीन पर पीटी स्पेसिफिक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस पर जो है बहुत ज्यादा सवाल जो है नहीं पूछे जाते हैं, और सीधे मैं आधुनिक भारत पर आ गया, जिसमें पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें जो सवाल पूछे गए हैं उस पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ जो है इसके विषय में जान लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, जिससे कि आगे जो सवाल है उसको हल करने में हमें आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो पहली बात जाननी है वह एक कोड है, उसको आप लोग रट लीजिएगा, और वह कोड है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, फ्रेंच में नहीं। प्रतियोगिता दर्पण पीडी अंग्रेजी ई में पढ़ना चाहिए, फ्रेंच में नहीं, एफ यानी पीडीईएफ। यह जो है क्या है कि यूरोपीय कंपनी जो भारत में आए थे यह उनका क्रम है। पी से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद डी प्रतियोगिता का पी, दर्पण का डी, डी से जो आए थे डच आए थे, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, ई से अंग्रेज इंग्लैंड आया था, उसके बाद फ्रेंच आए थे, सबसे अंत में फ्रेंच आए थे। तो ये कोड याद रखना है, प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, फ्रेंच में नहीं। जाहिर सी बात है फ्रेंच में पढ़ेंगे तो ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। तो इस कोड से क्या है, यूरोपियों के आने का क्रम भारत में आपको याद हो जाएगा। अब इसी कोड को थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। यूरोपीय इस क्रम में भारत तो आए, लेकिन उन्होंने जो यहाँ कंपनी स्थापित की वह क्रम यह नहीं था, और उसमें थोड़ी सी उलटफेर हो जाती है आपको। और उसमें क्या होता है कि पहले तो डच आए, लेकिन यहाँ पर कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने उससे पहले कर दी थी। तो यहाँ हो जाएगा पीईडीएफ, ठीक है, पीईडीएफ हो जाएगा। तो ये दो आपको कोड याद कर लेना है। एक और चीज जो आपको याद करनी है कि सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा भारत की खोज किया, ठीक है, 1498 में। लेकिन सबसे पहले आए और भारत में सबसे नीचे चले गए, ठीक है। भारत का मैप देखेंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए कोड है। फैक्ट्री की स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए लेकिन सबसे नीचे गिर गए, यानी कि कोचीन में उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। आप मैप पे देखेंगे तो सबसे नीचे उन्हीं का आपको फैक्ट्री नजर आएगा। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, सबसे नीचे गिर गए और कोचीन में चले गए। कोचीन में उन्होंने अपने फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरी बात, इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा से राइवलरी रही है। आप देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो कल्चर को लेकर, भाषा को लेकर क्या रहता है, वो लोग अपने यूरोप में भी झगड़ते रहते थे। तो भारत में भी आए तो अपना धंधा नहीं छोड़े, यहाँ भी झगड़ते रहे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने यहाँ झगड़ने में, तो अंग्रेज यहाँ आए तो सूरत में उन्होंने फैक्ट्री की अपनी स्थापना की। तो फ्रांस वाला बोला अच्छा हम भी सूरत में करेंगे। तो सूरत में अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की, इन दोनों की फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में। और पुर्तगालियों की कोचीन में, सबसे पहले आए और सबसे नीचे गिर गए कोचीन में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों की सूरत में, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने, कहीं कहीं मिलेगा कि अंग्रेजों की जो द्वारा स्थापित फैक्ट्री थी पहली, वह मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम था। तो सूरत में अंग्रेजों ने क्या किया कि फैक्ट्री बनाना स्थापित पहले किया, बनाना शुरू किया 1608 में, ठीक है। लेकिन उनका जो फैक्ट्री है क्या है, सबसे पहले तैयार हुआ था मसूलीपट्टनम का, बनकर तैयार हुआ था मसूलीपट्टनम का, हालांकि उसमें काम उन्होंने बाद में लगाया था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पुर्तगाली उनकी फैक्ट्री कोचीन में, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों हमेशा लड़ते थे, वहां पे भी यहाँ पे भी आके एक ही जगह घर बनाए, लड़ने लगे। कहाँ, सूरत में। अब बच गए डच, डचों का कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में। तो ये हो गया उनका क्या, उनके द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों का स्थान। अब हम लोग कुछ वर्ष देख लेते हैं। तो पुर्तगाली आए थे भारत में 1498 में, ठीक है। उसके लगभग 100 साल बाद प्रतियोगिता दर्पण यानी डच जो है 1595 में भारत में आए थे। इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो अंग्रेज हम लोग जानते हैं 31 दिसंबर 1600 को भारत में आए थे। और फ्रांसीसी जो है, फ्रेंच जो है, ये कब आए थे, 1664 ईस्वी में, 64 साल बाद भारत में आए थे, सबसे अंत में आए थे, ठीक है। ये कौन, फ्रेंच। और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। यह भी याद करना है। केबीसी में यह जो है 50 लाख या 1 करोड़ का पूछा गया सवाल है। आपको विश्वास न हो तो सुशील कुमार का आप एपिसोड देख सकते हैं,
जो 5 करोड़ पहले जो जीते थे ना, जो फिलहाल बैंक करप्ट हो चुके हैं, उसमें यह पूछा गया सवाल है कि कौन से यूरोपीय जो है सबसे पहले आए लेकिन सबसे अंत में गए, तो पुर्तगाली थे, क्योंकि गोवा हुआ पे कब्जा किए थे 1961 में, उन्होंने गोवा छोड़ा, थोड़ा क्या भारतीयों ने मार मार के भगा दिया। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंत में वही गए थे। ठीक है, तो हमने देख लिया उनके आने का क्रम, हमने देख लिया कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, हमने देख लिया वर्ष, ठीक है, कि कब कब वो भारत में आए थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पुर्तगालियों के विषय में कि उन्होंने जो यहाँ वायसराय नियुक्त किए थे उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो उसका पुर्तगालियों का वायसराय था उसका क्या नाम था, अल्मीडा। ठीक है ना, इसको अल्मीडा से याद करने का कोशिश कीजिएगा, मैं भी कंफ्यूज रहता था तो मैं इसी से याद किया वो था, अल्मीडा था। तो उसको कल्पना कीजिए अल्मीरा, अल्मीरा से मिलता जुलता है, अलमी केवल डा करा हो जाता है, तो अल्मीरा अल्मीडा। तो पहला था उसका वायसराय भारत में कौन था, अल्मीडा था। और उसने क्या की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी की उन्होंने उसको फॉलो किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मीडा फॉलो करता था। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि अल्मीरा में जो है क्या है, पवित्र जल रखा हुआ है जिसका रंग नीला है, या अल्मीरा में क्या है, पानी रखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपकी मम्मी कह रही है, आप बच्चे हैं, आपने अलमीरा में क्या रख दिया, पानी, मम्मी कह रही है पानी रखने का जगह है जी। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे। पहला वायसराय कौन था पुर्तगालियों का, अल्मीडा, जिसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने फॉलो किया। इसके लिए जो महत्वपूर्ण है यही है। दूसरा जो था, दूसरा पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण था वह था अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क था। इसको जो है भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला भले ही अल्मीरा था या अल्मीडा था, लेकिन अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, बहुत महत्वपूर्ण काम क्या किया था कि ये बीजापुर अभियान चलाया था, बीजापुर का। ठीक है, और इसने क्या किया था कि आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया। वहां के जो बीजापुर के शासक थे, ठीक है, आदिल शाह, जिसके कब्जे में गोवा था, तो इसने आदिल शाह को पराजित किया और गोवा को जीत लिया। ठीक है, पुर्तगालियों की राजधानी थी कहाँ, कोचीन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोचीन वाली बात, क्योंकि इसने जो है क्या किया, अल्बुकर्क ने गोवा जीता, लेकिन उस समय तक भी राजधानी कोचीन ही थी। ये सवाल पूछा जाता है कि गोवा राजधानी पुर्तगालियों की कब बनी, तो कई लोग सोचते हैं कि ये जीता तो इसी ने राजधानी बनाई होगी, जबकि ऐसी बात नहीं है, इसने सिर्फ जीता था, राजधानी नहीं बनाई थी। 1510 में संभवतः इसे जीता था। अब अगला जो आता है वह है नीनो डी कुन्हा। दूसरा अल्बुकर्क के बारे में हमने क्या देखा, यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शासक का, इसने गोवा जीता था आदिल शाह को हराकर, लेकिन राजधानी तब भी कोचीन ही थी। नीनो डी कुन्हा के समय में पुर्तगालियों की राजधानी क्या हो गई, गोवा हो गई। और इसने भी 2 क्षेत्र जीते थे, दीव और दमन, ये 2 क्षेत्र जीते थे। किस किस वर्ष में जीते थे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। तो नीनो डी कुन्हा दूसरा पुर्तगाली था, दूसरा पुर्तगाली था वायसराय जो भारत में जिसने विजय प्राप्त करके क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो ये हो गया पुर्तगालियों के कुछ महत्वपूर्ण वायसराय। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें देख लेते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस पर इसलिए उठा रहे हैं कि इससे सवाल बहुत अधिक पूछा जाता है। फिर वही अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के आपस में लड़ते रहते थे। मैंने पहले भी कहा था कि उधर भी लड़ते थे, कल्चर को लेकर वाकई में इनकी लड़ाई होती थी। फ्रेंच लोग बोलते थे कि फ्रेंच भाषा मेरी सबसे अच्छी है, अंग्रेजी को बोलते थे ना ये गडेरियों की भाषा है। आज वही गडेरियों की भाषा पूरे विश्व के कई देशों में बोली जाती है। वैसे तो 5 देशों की भाषा है, ये मातृभाषा कह सकते हैं। तो खैर उधर तो लड़ ही रहे थे, भारत में भी आके लड़ने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से ये लोग 3 युद्ध लड़े। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। पहला तो ये कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 में। ईयर भी याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा। पहला कब हुआ था 46 से 48, दूसरा हुआ था 49 से 54। ठीक है, ईयर इसलिए याद रखना है कि यह भी पूछा जाता है। 49 से 54 लड़े, और तीसरा ये लोग लड़े थे सप्तवर्षीय युद्ध वाला जो था 56 से 63। पहला क्या था 46 से 48, फिर 1 साल विश्राम किए थोड़ा दिन, फिर 49 से लड़ना शुरू किए 54 तक। ठीक है ना,
इस बार लगा कि अरे बाप रे 5 साल लड़ लिए, बहुत लड़ लिए, तो थोड़ा सा और रेस्ट लिया जाए। तो पहला बार 1 साल रेस्ट किए थे, दूसरा बार 2 साल रेस्ट किए। तो 54 के बाद 56 में फिर लड़ना शुरू किए। तो 1756 में लड़े और ये 7 साल लड़े। दूसरा वाला 5 साल लड़े थे, तीसरा वाला जो है क्या किए कि कहे कि ना बहुत रेस्ट कर लिए, 2 साल रेस्ट करने के बाद 7 साल लड़ाई है। ठीक है, यह बस मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, वही है एक। तो यह वर्ष हो गया। पहला तो क्रम 1 2 3, दूसरा हमने देख लिया वर्ष, किस किस वर्ष ये लड़े। और एक और जो है कारण क्या था, कारण था पहले युद्ध का, ये ऑस्ट्रिया एक देश है, उस पर उत्तराधिकार को लेकर जो है वो लोग लड़ रहे थे। फ्रांसीसी चाहते थे कि हम अपना उस पर बैठाए, अंग्रेज चाहते थे हम उस पर बैठाए। तो उसी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध को लेकर जो ऑस्ट्रिया में जो हो रहा था, उसी को लेकर ये भारत में भी लड़ पड़े। दूसरा भी था, उसमें भी मामला क्या था, उत्तराधिकार वाला ही था। ठीक है ना, हैदराबाद है और एक कर्नाटक था। हैदराबाद और कर्नाटक आप मैप में देखिएगा तो दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उत्तराधिकार बैठाने की बात हो रही थी। दोनों क्या चाह रहा था, दोनों चाह रहा था कि हम अपना अपना कठपुतली बैठाए, और इसी को लेकर क्या है उसमें उत्तराधिकार, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को बैठाने को लेकर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तीसरा जो था वो जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना यूरोप में, उसी की वजह वही सप्तवर्षीय युद्ध है यहाँ पर। ठीक है, पहली जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसका समापन कैसे हुआ था, तो लास्ट सापेल की संधि से हुआ था। लास्ट सापेल की संधि से ये हुआ था, पहला समाप्त हो गया था। दूसरा हुआ था पुडुचेरी की संधि से। दूसरा किससे हुआ, पांडिचेरी की संधि से। पुडुचेरी अभी नाम है, नाम उस समय जो था पांडिचेरी, तो पांडिचेरी ही कहा जाएगा। दूसरा पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हो गया था। और जो तीसरा है वो क्या हुआ था, पेरिस की संधि से। ठीक है ना, पेरिस की संधि से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए। पहला 46 से 48, दूसरा है 1 साल रेस्ट किए, फिर 49 से लड़े 54 तक 5 साल, फिर 2 साल रेस्ट किए, बोले बहुत लड़ लिए, तो फिर 56 से 63 साल, 63 तक 7 साल लड़े। ठीक है ना, पहला में क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर। दूसरा में था भारत में 2 राज्य थे, उन्होंने उत्तराधिकार अपना बैठाना चाहते थे। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो वहां सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उसकी वजह से। तीनों का है अलग अलग संधियों की वजह से समाप्त हुआ था। पहला ला सैपेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा जो है पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इस पर मैंने चर्चा की। अब हम लोग शुरू करते हैं वो सवाल जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो पहला सवाल है कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में, कालीकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में पहुंचा था। जमोरिन जो है शासक की उपाधि हुआ करती थी, कुछ लोग कहते हैं नाम जमोरिन था, लेकिन संभवतः यह शासक की उपाधि हुआ करती थी। जमोरिन के समय में वो पहुंचा और उसने क्या है कि इसका वास्को डी गामा का क्या किया, बहुत स्वागत किया। कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उसने इसका बहुत स्वागत किया, यहाँ से मसाला वगैरह लेकर गया, और इसको जो मुनाफा हुआ सारा खर्चा वर्चा निकाल के 60 गुना मुनाफा इसने कमाया था। यह सब बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। तो वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था, 1498 ईस्वी में पहुंचा था। दूसरा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो था वही अल्मीडा। अल्मीडा में ब्लू पानी आप रखे थे बचपन में, बदमाशी करते थे, तो वही फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला वायसराय यही था, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है, अगला, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे हम लोग देखते हैं समुद्री यात्रा और क्या है सूची, कौन किस देश का था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की इसने खोज की। ऐसे हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं भारत की खोज की, लेकिन उसका मतलब यही है कि भारत के समुद्री मार्ग की इसने क्या की, खोज की। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन का था, ये भारत की खोज में निकला था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकला था, लेकिन इसका ये चला कहाँ गया था, ये घूमते घामते चला गया था, अमेरिका का खोज कर लिया था, अमेरिका के रास्ते की इसने खोज कर ली थी। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान, इसने किसने की, हॉलैंड का था, और इसने किसकी खोज की थी, तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की खोज की थी।
कैप्टन कुक ने संभवतः ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अब हम लोग आगे आते हैं, अगला देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अभी भी मैंने बताया था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो कि दूसरा वायसराय था पुर्तगालियों का, जिसने की क्या किया था, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। आगे हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वही कोचीन में, सबसे पहले आया और सबसे नीचे गिर गया। कोचीन में इन्होंने अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले मध्यकाल में पुर्तगाली ही थे, 60 गुना मुनाफा यह कमाया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। अगला, बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। ठीक है, आगे का सवाल हम लोग देखते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है, जो आप यही घटना चक्र का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर पूछा गया, आप मोटा वाला घटना चक्र लेंगे तो उसमें कई सारा ऑप्शन दिया होगा, उसी में से सही कथन यहाँ डायरेक्ट दे दिया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे, पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, किसने बनाया था हुगली को, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था कि हुगली को अपना अड्डा बना लिया था और बंगाल की खाड़ी में ये क्या करते थे, आए थे व्यापार करने, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे व्यापार करने, लूटपाट करने लगे। अड्डा कहाँ बनाया, हुगली को। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनाथ, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, जॉब चौरनाथ था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। आप कहेंगे तो गलत लिखा है, आप बताए थे सूरत में, तो मैंने ये भी बताया था कि सूरत में शुरू किए थे लेकिन क्या है, यहाँ पर एक मिनट में बोलूंगा कि अंग्रेज चले थे वहां से 31 दिसंबर 1600 को यहाँ, ठीक है, पहुंचे। वो चले थे अकबर के समय में, अकबर का वो लेके, लेकिन 1605 में अकबर मर जाता है। उनको लगा था कि यहाँ राजा अकबर ही है। 1605 में अकबर मर गया था और 1608 में जब ये कंपनी उनकी या अपना जो फैक्ट्री वैक्ट्री स्थापित करने का बात किए थे, तो कौन राजा बना, वही कोर्ट से याद कीजिए, बादशाह। तो अकबर के बाद जो आता है जहांगीर आता है। जहांगीर के समय में ये उनको फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन मिला था। तो सूरत में ये फैक्ट्री बनाना शुरू किए, लेकिन क्या है, पहले मछलीपट्टनम में बनकर तैयार हो गया। तो इसलिए सही है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। पूर्वी भारत में पहला उड़ीसा में लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने क्या किया, 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये सब सही है। अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे, तो कौन लोग थे, डच थे। अब सही कथन है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने क्या किया था, विलियम्स का निर्माण किया था, फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ये लोग जो आते थे, यूरोपीय आते थे भारत में व्यापार के लिए, तो क्या है कि ये किलेबंदी करते थे और उस किलेबंदी को अलग अलग नाम देते थे। अंग्रेजों ने भी भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर किलेबंदी की थी, ठीक है, उसका अलग अलग उन्होंने नाम दिया था। मद्रास में किया था, कोलकाता में किया था, कोलकाता वाला का नाम था फोर्ट विलियम। तो अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ किलेबंदी की थी और उसका नाम क्या क्या था, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही है कि सही कथन क्या है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और वर्तमान का जो कोच्चि है वहां पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। अंग्रेज कलकत्ता में जो किए थे उसका भी नाम फोर्ट विलियम ही था। फोर्ट विलियम कॉलेज आप लोग पढ़ते भी, 1803 में स्थापित, लल्लू लाल सदल मिश्र, हिंदी वाला। अब आगे देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने क्या है कि भारत को रौंद कर रख दिया, ठीक है ना। तो उसकी सफलता का राज क्या था, वही दिया, पूछा गया है। तो पहला तो यही कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो मुगल काल जो है कुछ समय बाद ही अपने ढलान की ओर उन्मुख हो गया। औरंगजेब के बाद क्या है, ढलान की ओर उन्मुख खुद चला था और यहाँ के जो लोग थे वो टुकड़ों में बट गए, राजा भी टुकड़ों में बट गए, केंद्रीकृत शासन का अभाव हो गया। और राष्ट्र की भावना जो है, पहला है उसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी।
उस समय एक राष्ट्र की अवधारणा भारत में बहुत ज्यादा विद्यमान नहीं थी। हालांकि एक विवादित है, जो दूसरा वर्ग है विद्वानों का, जो उसको हिंदूवादी भी कह सकते हैं, राइट विंग कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना शुरू से ही रही है, और इसका वो कई सारा तर्क देते हैं, और ज्योतिर्लिंग वगैरह जो स्थापित किए गए उसको दिखाकर दिखाते हैं कि देखिए ये इस तरह जो है राष्ट्रवाद की भावना रही है। लेकिन उन मायनों में भारत के लोग जो है राष्ट्र से परिचित नहीं थे, जिन मायनों में पश्चिम अभी राष्ट्र को परिभाषित करता है, टेरी गल्टन वगैरह करते हैं। तो राष्ट्र, जब ही राष्ट्र का ही कॉन्सेप्ट मन में नहीं था तो राष्ट्रवाद की बात क्या। अब गाना वाना में भी देखते होंगे, छोटा से छोटा जो क्षेत्र होता था ना, उसी को कहते थे यही मेरा राज्य है, यही मेरा देश है। गाना में क्या देखते थे, ठीक है, कि पिया भी मेरे पुया गए विदेश, तो विदेश मतलब क्या, दूसरे राज्य में जाता था कमाने, उसी को कहते थे विदेश गया, क्योंकि वो छोटा क्षेत्र जो था उसी को कहते थे यही मेरा देश है। तो जब देश का ही कॉन्सेप्ट नहीं था तो राष्ट्रवाद की कहां से आएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय भावना की कमी थी, पहला सफलता का कारण। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, बिल्कुल सही। कंपनी को जो सेना थी वो आधुनिक तरीकों से ट्रेंड थी। भारत में यही जो आधुनिक तरीका है सैनिक के ट्रेनिंग में, टीपू सुल्तान लेके आया था, तोप वोप का भी वो यूज किया था, फ्रांसीसियों से भी उसने सहायता इस मामले में ली थी, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में लोग तलवार भाला इत्यादि से लड़ते थे, उनके पास आधुनिक हथियार, हालांकि तोप भी लेके आया था बाबर, लेकिन उनके पास जो हथियार जो आधुनिक है वो ज्यादा थे। और अगला, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मैंने पहले ही बताया, जब भारत में राष्ट्र का ही उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में राष्ट्र जो है, राष्ट्रवाद जो है 20वीं शताब्दी में आया, 1893 या संभवतः उसी के आसपास, जब तिलक जो है दो पर्वों का आयोजन करते थे तो राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए करते थे। गणेश चतुर्थी का आयोजन करते थे और शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते थे। तो यह है कि भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो इसमें क्या होता था, जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन देता था, कोई नृप हो हमें कहानी, कोई राजा हो हमको कहानी, जो उनको अच्छा पैसा देगा उसके यहाँ हम काम करेंगे, ये उनकी सोच थी। तो जो भी उनको अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में लग जाते थे। तो यही कारण था कि अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ज्यादा सफल रही। अगला सवाल है, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र, ठीक है, ब्रिटिश की कई सारी कंपनियां थी ना, तो भारत में अधिकार, जो वो व्यापार करना चाहते थे, तो उनको पहला जो पहली कंपनी जिसको अधिकार पत्र मिला था उसका नाम था गिवेन, जिसको कि अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूं ताकि और बड़ा बड़ा दिखे जब ये हो वीडियो बने तो। अगला है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। भारत का बादशाह 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, 1556 से 1605 तक। तो जाहिर सी बात है अकबर ही बादशाह था। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हो रहा था तो भारत में बादशाह अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर था, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। जहांगीर 1608 में इससे मिलने के लिए आया था, हॉकिंस आया था, और अजमेर जब था तो वहां पर भी सर थॉमस रॉ इससे परमिशन लेने के लिए दो आए थे, दूत, ठीक है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। अभी ऊपर मछलीपट्टनम और नीचे देखिए सूरत दे रहा है। तो क्या कारण है, मैंने पहले ही बताया। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। सवाली के युद्ध में कौन हराया था, पुर्तगाली को, तो इसको हराया था थॉमस बेस्टर ने, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था। सूरत में अपना सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई लिया था पुर्तगालियों से। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसको क्या औरंगजेब जो है मार के भगा दिया था। भागो, उसको पहले परमिशन दिया, लेकिन क्या किया वो कि जो हाजी लोग होते थे ना, हज करने जाते थे, मुस्लिम भाई, मुस्लिम समुदाय के लोग, हाजी लोग जो हज करने जाते थे, तो क्या करता था कि अंग्रेज लोग लूटपाट करने लगा उनसे। तो औरंगजेब बोला, अच्छा मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, हम ही परमिशन दिए मेरे ही लोगों को, मेरे लोग मतलब भारत की जनता, ठीक है।
मेरे ही लोग को तुम परेशान कर रहे हो। उसने अब उसको मार पीट के भगा दिया। हालांकि बाद में समझौता हुआ, अंग्रेजों को भी भगा देता अच्छा था, भगा ही दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे अंग्रेज समझौता करके फिर से यहाँ पे टिक गए। तो सर जॉन चाइल्ड था जिसको कि औरंगजेब है बोला था भागो यहाँ से। तो कारण क्या था मैंने अभी आपको बताया। और देखिए कर्नाटक युद्ध, इससे बहुत सारा सवाल आता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण जो है, अधिग्रहण, मतलब अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिए थे, यही तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, मैंने पहले ही बताया था। 3 युद्ध लड़े थे ये, अंग्रेज और फ्रांसीसी 3 युद्ध लड़े थे, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। सही सुमेलित है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त कैसे हुआ? तो एक्सला चैपल की संधि से यह समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, इसमें अनिर्णायक युद्ध दिया हुआ है, लेकिन यह भी जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। उसमें मिलाने के लिए यही रहा होगा कि अनिर्णायक युद्ध रहा होगा। तो ठीक है, इसमें कोई निर्णय तो निकला नहीं था, लेकिन संधि वही थी, पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसमें पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध जो अमेरिका में सॉरी यूरोप में चला था, तो उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, तो ब्रिटिश की हार। तो सूची 1 है, सूची 2 उसको मिलाना था। अब हम लोग देखते हैं प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को आरंभ किया। देखिए VBI सवाल है, और परीक्षा के दृष्टि से हो ना हो, आपको जानने की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से VBI है। डुप्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जो कि भारतीय राजा का जो झगड़ा था उसमें ही भाग लेता था। यह पहला व्यक्ति था जो कि मान लिया कि यहाँ का लोकल जो राजा है ना, लोकल राजा के यहाँ अपना यूरोपियन सैनिक रखता था और खर्चा राजा से लेता था, ठीक है, और जो है वहां के सेना को प्रशिक्षित इत्यादि भी करता था। तो यह पहला था। इसी का अनुसरण जो है आगे चल के फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण जो है क्या किया, अंग्रेजों ने आगे चल के किया था। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ सुनाना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग मेरा पुराना वीडियो में भी देखते होंगे, मैं किस्से कहानियों के माध्यम से बातों को कहने का प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है कि फूट डालो राज करो की नीति क्या है। उसमें 5 छोटे छोटे रियासत थे, उनमें बहुत एकता थी, ठीक है। अंग्रेज सब तरह से कोशिश करके कि उनमें फूट पड़े, हार गए, नहीं फूट पड़ी। तो क्या किया उन लोगों ने, उस समय दीपावली आ रही थी, तो सोच रहे थे पैसे आए कैसे इनको हराए, तो वो प्रयास कर रहे थे। तो भारत के ही एक जो 5 में से कोई एक था, उनका कोई पंडित जो होते हैं ना, वो सलाहकार, वो गए उनके पास और कान में बोला कि हम 1 मिनट में इनमें झगड़ा लगवा देंगे। तो अंग्रेज सोचा रहे इतना ट्राई हम कर रहे हैं, तो सब उपाय अपना लिए हो ही नहीं रहा है। तो बोला हुजूर हमको आप बस मनी दीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा। वो उपाय बतलाया, और उपाय ये था कि दीपावली आ रही थी, सबसे बड़ा कैंडल जो है, एक बहुत बड़ा कैंडल, विशाल कैंडल अंग्रेजों ने बनवाया, ठीक है, और कहा कि जो है वही 5 के, इसमें जो है सबसे श्रेष्ठ का जो होगा उसको ये कैंडल अंग्रेज बहादुर उपहार में देंगे जलाने के लिए। और बस इसीलिए वो 5 आपस में लड़ पड़े। तो फूट डालो राज करो एक से टेक्निक को अपनाते थे। ये ऐतिहासिक कहानी है नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैंने ये सुना था, पढ़ा था, इसलिए मैंने बता दिया। तो डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जो भारत के राजा लोग थे उनका झगड़ा होता था उसमें हस्तक्षेप करता था। अगला सवाल है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो कारखाना है, सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो मैंने बताया था सूरत में। अंग्रेज से लड़ते झगड़ते रहते थे ये लोग, हम बड़े, ठीक है ना। 3G वाला जो था ना, गोल्ड गॉड ग्लोरी, उसमें ग्लोरी वाला था कि भाई हमारा नाम ज्यादा ऊंचा हो, हमारा नाम ज्यादा ऊंचा हो, इसलिए लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज सूरत में आए थे, ये भी सूरत में आके अपना वो कर लिए, कारखाना इन्होंने स्थापित किया। अगला सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संस्थापित हुई थी, किसके समय में हुई थी? लुई 14वें के समय में ये स्थापित हुई थी, उसके शासनकाल में। अगला सवाल, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है? जैसे कि पुर्तगालियों का था अल्बुकर्क, वैसे फ्रांसीसी का कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो बंगाल में डचों ने जो स्थापित किया था वो चिंसूरा था। डच, ठीक है, च से खत्म होता है, इसी च से फिर वो शुरू होता है, चिंसूरा। बस याद करने के लिए इस तरह से स्वर मैत्री में लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, डच चिंसूरा, ऐसे याद रहेगा। अगला सवाल है, फ्रांसीसी डेक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, वही प्रतियोगिता दर्पण अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, फ्रेंच में नहीं। यही है, देखिए प्रतियोगिता पी, दर्पण डच डी, अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, अंग्रेज, फ्रेंच में नहीं, फ्रांसीसी। अगला है सही सुमेलन है, सही सुमेलन है, और ये जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अंतिम सवाल है। तो ये देख लेते हैं, पौंडीचेरी फ्रेंच, ठीक है, गोवा पर पुर्तगीज का था, ट्रावनकोर डेनिश, और सद्रास पे डच का। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व, सॉरी ये सेकंड लास्ट था, अंतिम ये है, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे स्वतंत्रता पूर्व में फ्रांसीसी, ये ऊपर दिख रहा है आपको, फ्रांसीसी, यही सबसे अंत में आपको आए थे। ईयर का जिक्र मैंने ऊपर आपको किया था, 1664 ईस्वी में ये भारत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए थे, तो गोवा पर कब्जा किए थे 1961 में, भारत सरकार मार के भगाई। तो यह था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर हमने चर्चा की। वीडियो अगर लंबा हो गया होगा तो इसे मैं 2 टुकड़ों में बांटकर इसे मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पीटी स्पेसिफिक, इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पूरा पूरा हिंदी ही चैनल मेरा बन के रह गया, जबकि मैंने जब यूपीएससी निकाला था तो जीएस भी मेरी काफ़ी अच्छी रही थी, काफ़ी अच्छे अंक आए थे। तो आप लोग इस पर अपने राय दीजिएगा कि इसमें कहाँ मैं अधिक से अधिक सुधार करूं। वैसे तो मैं किससे कहानियों और कोड वर्ड इत्यादि के माध्यम से कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक जो आपके लिए प्रभाव उत्पादक हो, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो है हम लोग हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला चला रहे थे उसको जारी रखेंगे। भारतेंदु युग तक हम लोग पहुंचे भी थे, भारतेंदु की जयंती थी 2 दिन पहले, तो हम लोग भारतेंदु पर मैंने उस दिन एक वीडियो भी बनाया था, दूसरे वीडियो हम लोग फिर से उस पर बनाएंगे। और हिस्ट्री में जो है अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं पूरा आधुनिक भारत जो है उसका पीटी स्पेशल में करा दूंगा। आप चाहेंगे तो उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर भी हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ मेंस स्पेसिफिक की दृष्टि से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।